हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के आज हम इंटीग्रेशन में बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है, इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। और इन दी एंड जो है हम आपकी जो प्रीवियस पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं इसके मुतालिक, इक्वेशंस और लाइन से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस जो है हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 1, जिसमें वो कह रहा है sin 2x की आपने इंटीग्रेशन निकालनी है। ठीक है, किसकी इंटीग्रेशन निकालनी है आपने? क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? 1 आज के लेक्चर का। और वो कहता है कि आपने sin 2x की इंटीग्रेशन निकालनी है। ठीक है, मतलब इसका इंटीग्रल निकालना है आपने। अब देखें, इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इसको हम वैसे का वैसे लेते हैं, sin 2x dx। आपको देखें यहाँ 2x नज़र आ रहा है। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को जो है अप्लाई करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करोगे और लिखोगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जैसे ही आपको यहाँ 2x नज़र आ गया, आपने क्या काम करना है? 2x को y के बराबर आपने पुट कर देना है। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब आप दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो। ठीक है, यहाँ पर आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेना है, मतलब d/dx से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे भी d/dx से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपको पता है 2 बाहर आ जाएगा। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 होता है। तो हमारे पास सिंपली dy/dx के बराबर आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा 2 के बराबर। अब हम dx को वहाँ ले जाते हैं। ठीक है, मेरे पास रह जाएगा मतलब 2 को यहाँ ले आते हैं और dx को वहाँ ले जाते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा dy/2 इंटू dx। ठीक है, तो ये दो आपके पास इक्वेशंस हैं जिन पर आपने नज़र रखनी है और इन्हीं को वहाँ जाके पुट कर देना है। इसको बेशक आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज। ठीक है, क्या करोगे? साइन, ये जो साइन था, साइन के साथ 2x था, इसकी जगह हम क्या पुट कर देते हैं? y पुट कर देते हैं। ठीक है, और dx की जगह क्या पुट कर देते हैं? dy/2। तो यही काम करने लगा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 को मैं ऐसे लिखने लगा हूँ, साइन 2x की जगह पर सिंपल y पुट कर देंगे और dx की जगह पर dy/2 पुट कर देंगे, dy/2। ठीक है, ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आते हैं, ये 1/2 हो जाएगा साइन y, और पीछे क्या बचेगा? dy। ठीक है, अब देखो साइन y की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन y की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस y। आपने डेरिवेटिव का उल्ट बोलना है। डेरिवेटिव में आप बोलते थे कि साइन x का डेरिवेटिव कॉस x होता है, या साइन y का डेरिवेटिव कॉस y होता है। ठीक है, मगर यहाँ आप क्या बोलोगे? उल्ट बात करोगे, डेरिवेटिव के उल्ट बात करनी है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? साइन y की इंटीग्रेशन आ जाएगी कॉस y, और ये 2 वैसे का वैसे। ठीक है, प्लस c। अच्छा जी, आपने क्या काम किया था? x को y की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। ठीक है, अब आपने y को वापस x की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो y किसके बराबर था?
यहाँ पे हमारे पास y मौजूद है। y किसके बराबर था? y बराबर था 2x के। तो मैं इसको लिख रहा हूँ cos 2x बाई 2 प्लस c। ये हमारे पास क्या है? आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को इन्वॉल्व किया गया। पहले x को y की फॉर्म में लेके आए, फिर y को वापस x की फॉर्म में ले आए, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व। इसी तरह का मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो हम वो देख लेते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है sin 3x का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? 2। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2 और sin 3x के लिहाज से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, साथ ही लिखा है dx, साथ ही क्या लिखा है? dx। तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं dx, और इसको हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। ठीक है, सवाल को वैसे का वैसे ही लिख दें, sin 3x इंटू dx। तो देखें, वही आपने मेथड इन्वॉल्व करना है। लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या लिखेंगे? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करने लगे हैं हम? y इज इक्वल्स टू 3x पुट करने लगे हैं। y इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, ये हम 3x पुट करने लगे हैं, और अब आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेना है। dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, मतलब दोनों तरफ d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, 3 बाहर निकाल दिया, और ये x वैसे का वैसे। तो 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है? 3 को dy के नीचे ले आते हैं, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में 2 को नीचे ले आए थे। तो ये हो जाएगा dy बाई 3 इंटू डी एक्स। अब मेरे पास ये दो आ गई। नंबर 1 इक्वेशन ये है मेरे पास। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 3x, मतलब 3x की जगह y हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, और dx की जगह पे हम dy बाय 3 पुट कर देते हैं। तो आप ऐसे इसको लिखोगे, इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज। ठीक है, इसको जो है आपने ऐसे सॉल्व करना है। अब कि देखें, इक्वेशन नंबर 1 को मैं लिखने लगा हूँ इस तरीके से, sin 3x। देखें, sin 3x की जगह पे क्या आ जाएगा? y आ जाएगा, ये बन जाएगा sin y, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा? dy बाई 3। तो ये मेरे पास 1/3 को बाहर निकाल लेते हैं, पीछे क्या बचेगा? sin y इंटू डी वाई। ठीक है, तो sin y की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस cos y होती है। यहाँ पे आपने उल्ट बात करनी है किसके? इंटीग्रेशन में। ठीक है, डेरिवेटिव में वैसे अगर आप बात करते तो sin y का डेरिवेटिव क्या था? cos y था। तो मगर यहाँ पे आपने उल्ट बात करनी है, तो नेगेटिव साइन ज़रूर इंक्लूड करना है। -1/3 sin y की इंटीग्रेशन क्या होती है? cos y प्लस c। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ तक जवाब आ चुका है, -cos y डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। देखो, x को आप y की फॉर्म में ले आए थे। ठीक है, पूरा सवाल x की फॉर्म में था, इसको आप y की फॉर्म में ले आए थे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपने वापस जो है इसको x की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ये जो जवाब निकला है आपके पास, आपने इसको वापस x की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। y किसके बराबर था? y बराबर था 3x के। तो आप यहाँ लिखते cos -cos 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। ये हमारे पास क्या है? आंसर है।
ठीक है, तो ये हमारे पास जवाब आ गया। अब हम आते हैं इसी किस्म के मज़ीद क्वेश्चंस की तरफ। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के ही क्वेश्चन हैं, दो मज़ीद, बल्कि तीन मज़ीद हैं। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिहाज से हैं और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिहाज से है। हमारे पास सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहता है cos 3x की आप इंटीग्रेशन निकालें। cos 3x की आप क्या निकालेंगे? इंटीग्रेशन निकालेंगे। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सवाल को वैसे का वैसे ही ले देते हैं, cos 3x इंटू dx। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, 3x यहाँ पे आपने लिखना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड 3x की जगह पे y पुट कर देना है, y इज इक्वल्स टू 3x, और यहाँ पे लेना है आपने डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। 3 को बाहर निकाल लेते हैं और d बाई डी एक्स, मतलब वही काम किया जो हम डेरिवेटिव में करते होते थे, d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते थे। कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, d बाई डी एक्स, और ये वाला x वैसे का वैसे। ठीक है, तो आपको पता है 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, dx कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3। अब आपने क्या काम करना है, dx को वहाँ ले जाना है। dx को जब आप वहाँ ले जाओगे और 3 को dy के नीचे ले आओगे तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके की बन जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं जिनको मैंने इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट करना है, और इक्वेशन नंबर 1 जो है इस तरीके से लिखी जाएगी। तो आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में कॉस इंटीग्रल का साइन वैसे का वैसे ही, कॉस वैसे का वैसे ही, 3x की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। ठीक है, और dx बाय उसकी जगह पे जो है आप क्या काम करेंगे, dx की जगह पर आप ये फॉर्म पुट कर देंगे dy बाय 3। ठीक है, 3 को बाहर ले आते हैं, ये हो जाएगा 1/3 cos y इंटू डी वाई। cos y की जो डेरिवेटिव होता था ना वो sin y होता था वहाँ पर, मतलब डेरिवेटिव में हम जितने भी c वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उसके साथ नेगेटिव साइन यूज़ करते थे। वहाँ पे हम ये बात करते थे कि cos y का डेरिवेटिव होगा माइनस sin y। ठीक है, मगर यहाँ उल्ट बात करनी है, माइनस को इंक्लूड नहीं करना। आपने सिंपली लिख देना है 1/3 माइनस साइन, बल्कि यहाँ माइनस का साइन आप इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपली पॉजिटिव साइन वाई, पॉजिटिव बेशक मत लिखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे पास एक कांस्टेंट लगा दिया मैंने और मेरे पास ये आ गया साइन वाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। अब आपने y की जगह पर 3x पुट कर देना है, क्योंकि आप क्वेश्चन को पहले x हमारे पास पहले क्वेश्चन था x की फॉर्म में, आप इसको y फॉर्म में ले गए और दोबारा से आपने y फॉर्म से इसको किस फॉर्म में ले जाना है, x फॉर्म में। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, साइन 3x ओवर 3 प्लस सी, ये मेरे पास क्या है, जवाब है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपने जो है एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे इन्वॉल्व करना है। ठीक है, दूसरा मैंने क्या काम करना है, इसको सवाल को एक्स फॉर्म से ले कन्वर्ट करना है वाई फॉर्म में, और वाई फॉर्म से इसको वापस कन्वर्ट कर देना है एक्स फॉर्म में। ठीक है, दूसरी
और तीसरी बात यह है कि देखें, डेरिवेटिव में हम बात करते थे कि कॉज वाई का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन वाई, ठीक है। मगर यहाँ पे आपने उल्ट बात करनी है कि कॉज वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव साइन वाई, मतलब सिंपल साइन वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम आते हैं चौथे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, वो भी इस किस्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, आपने किसकी इंटीग्रेशन लेनी है, cos 5x dx, इसकी आप इंटीग्रेशन लेंगे। और जब आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो देखें हमारे पास क्या है, इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। जब इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे तो देखें सवाल को हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया, और हमने क्या काम किया, उसी तरीके से बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड वही काम करेंगे। 5x को y के बराबर पुट कर देंगे और यहाँ ले लेंगे डेरिवेटिव, d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को बाहर निकाल लो, dx बाई डी एक्स, ये कट जाएगा, ठीक है। और मेरे पास 5x का डेरिवेटिव क्या आता है, 5 आता है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5, और मैं क्या काम करूँगा, dy बाई 5 कर दूँगा, और मतलब 5 को नीचे ले आया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और dx को मैं इधर ले गया। अब इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं जी, इंटीग्रल का साइन वैसे का वैसे, कॉस वैसे का वैसे, 5x की जगह पे आप y पुट कर दोगे, और dx की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, dy बाई 5, ठीक है। 5 चूँकि कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आते हैं, 1/5, और मेरे पास यहाँ बचेगा क्या, cos y इंटू डी वाई, ठीक है। cos y की इंटीग्रेशन सिंपल साइन y होती है। ये पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता के आ चुका हूँ। तो ये मेरे पास सिंपली साइन y हो जाएगा, प्लस c, y की जगह पर अब क्या पुट कर दो, हमारे पास चूँकि ये 2 पॉइंट्स थे ना, तो आपने पहले क्या काम किया था, 5x की जगह पे y पुट कर दिया था यहाँ पर, और ds की जगह पर आपने क्या पुट किया था, dy बाई 5 पुट कर दिया था यहाँ पर। तो हमें यह हासिल हुआ था। इसकी हमने इंटीग्रेशन ले ली, हमारे पास ये जवाब आया। और y को वापस x में कन्वर्ट कर दो, 1/5, और साइन y की जगह पर आप क्या लिखोगे, मतलब y की जगह पे अब आप लिख दोगे 5x, साइन 5x, ठीक है। तो मेरे पास आ गया साइन 5x बाय 5 प्लस c, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जवाब है। तो मैं सवाल था x की फॉर्म में, मैं उसको y फॉर्म में ले गया, और y फॉर्म से मैंने जो है वापस इसको कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में, x फॉर्म में। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमने किस तरीके से इसका जवाब निकाला है। अब हम आते हैं किसकी तरफ, एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसको सॉल्व करते हैं। फिर हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, ये देखते हैं हम सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन हमें इस तरीके से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है।
इसके आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। e2x को वैसे का वैसे ही लिख देंगे, e2x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो आपने क्या काम करना है, लिखना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या काम करोगे, y इज इक्वल्स टू 2x लिख दोगे, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 को बाहर निकाल लो, डी बाई डी एक्स को आपने इस x से मल्टीप्लाई कर दिया, वही जो आप डेरिवेटिव में काम किया करते थे। हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आते हैं और डी एक्स को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। मेरे पास आ जाएगा डी वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू डी एक्स। ये हो गया। अब हम आते हैं इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 e2x, 2x की जगह पे आप y पुट कर दो और dx की जगह पे आप dy बाय 2 पुट कर दो। ठीक है, देखो जैसा मैंने आपको बताया था, जिस तरह ex का रिलेटिव ex होता है, इस तरह ey की इंटीग्रेशन ey होती है। तो आपने लिख देना है यहाँ पर ey, बल्कि आपने पहले काम ये करना है 1/2 को बाहर निकाल लो और ये dy बचेगा। फिर मैंने आपको क्या कहा, जैसा ex का रिलेटिव ex होता है, इस तरह ey की इंटीग्रेशन ey होती है। तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या लिख देना है, ey डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपने क्या काम करना है, वापस जिस तरह आपने x फॉर्म से y फॉर्म में आ गए थे, अब वापस आप y फॉर्म से x फॉर्म में चले जाओगे और y किसके बराबर था, 2x के बराबर था। तो आपने लिख देना है e2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ये हमारे पास क्या है, जवाब। ठीक है, अब हम आते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ, इंटीग्रेशन के उन क्वेश्चन की तरफ जो पार्शियल फ्रैक्शन के कंसेप्ट के थ्रू हल होंगे। ठीक है, तो पहला सवाल हम हल करते हैं, जिसका वो कह रहा है कि आपने, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 6। ठीक है, इसमें हमें वो इंटीग्रल दे रहा है किसका, dx। सवाल हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि dx 5 + x इंटू 3 + x। देखें, आपको यहाँ से जो है ना 2 वैल्यूज़ ब्रैकेट में लिखी नज़र आ रही हैं और दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होती नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये देखें 2 वैल्यूज़, यहाँ से ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये सवाल किसी आम तरीके से तो हल नहीं होगा। ठीक है, अभी तक जितने मैंने आपको इंटीग्रेशन के मेथड पढ़ाए हैं वो बिल्कुल सिंपल से मेथड थे। तो ये थोड़ा जो है आपको डिफ़िकल्ट सा नज़र आ रहा हो कि आप इसकी इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, ना तो इनके बीच में कोई प्लस का साइन है ना नेगेटिव का साइन है, 2 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। मतलब आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात नहीं, ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से जो है ना आपने इसको हल करने की कोशिश करनी है। एक और कंसेप्ट भी होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बारह वो आपके लेवल पे नहीं समझाया गया। ठीक है, आपके लेवल पे वो इंक्लूड नहीं है, मगर एफएससी के या फिर दूसरे क्लासेस के जो है स्टूडेंट्स उसको ज़रूर करते होते हैं। तो मैंने कहा ये मेरे पास सवाल है और मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन के कंसेप्ट के थ्रू हल करने की कोशिश करूँगा। dx 5 + x इंटू 3 + x। अब आपने बताऊँ क्या काम करना है, आपने इस वैल्यू को उठा लेना है, dx को छोड़ दें। ठीक है, मैंने 1/5 + x इंटू 3 + x की वैल्यू को उठा लेना है। ठीक है, तो मेरे पास जो है 1/5 + x इंटू 3 + x, इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर देते हैं। एक हिस्सा है a/5 + x और दूसरा हिस्सा क्या है मेरे पास b/3 + x।
पूरी इक्वेशन को 5 + x इंटू 3 + x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 कह दो। इक्वेशन नंबर 1 इसको कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इसको कह देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बाय 5 + x इंटू 3 + x। ठीक है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। जब यहाँ पे 5 + x इंटू 3 + x इसी से मल्टीप्लाई होगा तो देखो 5 + x 5 + x से कट जाएगा, 3 + x 3 + x से कट जाएगा, मेरे पास सिंपल 1 बचेगा। इस तरह यहाँ पे अगर मैं इसी से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ, आपको फील हो रहा होगा। ठीक है, 5 + x 5 + x से कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा 3 + x 3 + x इंटू a बचेगा मेरे पास। इस तरीके यहाँ पे देखें, अगर मैं इसी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा 3 + x 3 + x से कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा 5 + x। तो मेरे पास बचा 5 + x इंटू b। अब मकसद ये था इसको करने का कि मैं यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लूँ। ठीक है, मैं काम ये करता हूँ, मैं ये काम करने लगा हूँ कि मैं 5 + x पहले मैं इसको उठा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने a की वैल्यू निकालनी है। अगर मैंने a की वैल्यू निकालनी है तो मुझे ये वैल्यू उठानी पड़ेगी। अगर मैंने b की वैल्यू निकालनी है तो मुझे ये वाली वैल्यू उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो 5 + x को मैं 0 के बराबर पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा 5 वहाँ चला जाएगा तो ये बन जाएगा -5। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, x = -5 को आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, मैं क्या करने लगा हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू पुट करने लगा हूँ। 1 वैसे का वैसे, बराबर ये इक्वल का साइन वैसे का वैसे, 3 वैसे का वैसे ही, और x की जगह पर -5 पुट कर देते हैं। ये हो गया -5। ठीक है, इंटू a, और फिर हम क्या काम करने लगे हैं, 5 जो है वैसे का वैसे ही, x की जगह पर -5 आ जाएगा इंटू b, ये इससे कट जाएगा 0। ठीक है, b जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा मुकम्मल 0, और मेरे पास यहाँ आ जाएगा -2, ये बल्कि यहाँ 1 था। ठीक है, 1 -2 इंटू a, मतलब मेरे पास इस तरह की इक्वेशन आई है। मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसको, 1 = -2 इंटू a। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आते हैं और नेगेटिव को भी उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी, ये a वैसे का वैसे ही, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वहाँ डिवाइड हो जाएगा 1/2, और मैं माइनस के साइन को भी उधर ले गया हूँ। मतलब ये है कि मैंने माइनस से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया तो वो पॉजिटिव का बन जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा नेगेटिव का। सिंपली अगर आपको नहीं समझ आ रही तो ऐसे कर लेना है आपने कि देखो 2 वहाँ चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और माइनस का साइन उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये -1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से आपने जो a की वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, अब आपने b की वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा था अगर आपने b की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, a वाली इक्वेशन को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आपने a की वैल्यू निकालनी थी तो आपने b वाली इक्वेशन को देखा, तो अगर आपने b की वैल्यू निकालनी है तो आपने a की इक्वेशन को देखना है। तो अब मैं क्या पुट करने लगा हूँ, 3 + x = 0, और ये x यहीं का यहीं रह जाएगा, 3 वहाँ चला जाएगा, -3 हो जाएगा। अब आपने क्या काम करना है, 1 वैसे का वैसे ही, इक्वल का साइन वैसे का वैसे ही, 3 और x की जगह पर -3 पुट कर दोगे आप। ठीक है, a = 0, मतलब यही काम आप x की वैल्यू आप कहाँ पुट कर रहे हो, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हो। ठीक है, ये जो आपने x की वैल्यू पुट की थी ना -5, ये भी आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट की थी, तभी तो हमें ये फॉर्म हासिल हुई थी, 1 वैसे का वैसे, 3 वैसे का वैसे, और x की जगह पर हमने -5 पुट कर दिया था। 5 वैसे का वैसे, x की जगह हमने -5 पुट कर दिया था। सेम काम आपने यहाँ पे करना है। देखो आपके पास x = -3 हो गया, अब
एक्स की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। 1 वैसे का वैसे, 3 वैसे का वैसे, एक्स की जगह पर -3, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है 5 और एक्स की जगह पर -3 पुट कर दोगे इंटू बी, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया। देखो 3 - 3 0 के बराबर होता है, 0 ए से मल्टीप्लाई करेगा टोटली 0, यहाँ बचेगा सिंपल 1 और 5 में से 3 गया, 2 आ जाएगा 2b, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और क्या काम कर दोगे, b की वैल्यू निकाल दोगे, b वैसे का वैसे ही रह गया, 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 1/2। तो मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं मेरे पास। अब मैं ये जो है इसको पुट कर देता हूँ यहाँ पे जाके इक्वेशन नंबर 2 में। ये सवाल थोड़ा लेंथी है मगर इतना मुश्किल नहीं है अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब मेरे पास आ रहा है क्या, इक्वेशन नंबर मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ये कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज, नंबर 2 कैन बी रिटन एज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 + x, ये हो जाएगा 3 + x, वैसे का वैसे लिखा जाएगा। और a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू थी -1/2 और b की वैल्यू थी +1/2, ठीक है। वो पुट करने लगे हैं सिर्फ इसी इक्वेशन नंबर 2 में। तो मेरे पास आ जाएगा a की वैल्यू आएगी 1/2 डिवाइड बाय क्या था 5 + x, 5 + x। इस तरीके से b की वैल्यू क्या थी 1/2 डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, आपने देख लेना है इसको, 3 + x, ये हो गया। अब इसको मैं वैसे का वैसे ही लिख रहा हूँ 5 + x इंटू 3 + x, ठीक है। और ये जो है मैं नीचे लेके आ जाता हूँ 1/2 इंटू 5 + x, और ये भी जो है 1/2 इंटू 3 + x, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब इस पूरे के पूरे जो मेरे पास फॉर्म थी ना इक्वेशन नंबर 1 में, ये मैंने जो है ना 1/5 + x इंटू 3 + x की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, ये पूरी की पूरी इक्वेशन पुट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा अब, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 मैं दोबारा लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी मेरे पास dx, बेशक आप यहाँ लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज 5 + x इंटू 3 + x, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास। अब ये देखो 1/5 + x 3 + x की जगह पर ये पूरी की पूरी इक्वेशन पुट कर देते हैं, ये वाली। तो मेरे पास क्या आएगा, इंटीग्रल का साइन आएगा 1/2 5 + x और 1/2 3 + x आ जाएगा, ठीक है। और ये सारा का सारा क्या है dx। इसको थोड़ा सा खोल देते हैं, -1/2 बाहर निकाल देते हैं और सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं dx 5 + x। इसको भी खोल देते हैं, 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये वाला इंटीग्रल का साइन वैसे का वैसे ही लिख देते हैं और 1/3 + x जो है 1/3 + x 3 + x, ठीक है। और ये dx वैसे का वैसे ही, ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट, ठीक है। तो देखा -1/2 वैसे का वैसे ही। इस पे आपने सिंपली काम कर देना है, ज़्यादा डिटेल नहीं देखनी, ठीक है। वैसे भी आपको साफ नज़र आ रहा है नीचे फंक्शन पर उसका डेरिवेटिव है, 5 का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। x का डेरिवेटिव 1 होता है, ऊपर कुछ नहीं है 1 है, ठीक है। तो ये सिंपली आप नीचे वाले टर्म का इन क्वेश्चन में क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है।
5 प्लस एक्स। ठीक है, सेम जो है आपने 1/2 वैसे का वैसे ही, और हमारे पास क्या है, इसका भी आप क्या ले लोगे, लॉग। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जवाब आ गया, प्लस एक कांस्टेंट लगा दो, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट का साइन ज़रूर यूज़ करते होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। तो मैंने इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन हल किया है। तो यहाँ से लेकर जितना काम यहाँ तक हुआ है वो पार्शियल फ्रैक्शन के मुताबिक हुआ है। फिर मैंने सवाल को वैसे का वैसे लिख दिया। 1/5x इंटू 3x का मैंने ये जवाब निकाला था बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उसको मैंने यहाँ जाके पुट कर दिया। किसकी जगह पे, 1/5x 1/5 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स की जगह पे मैंने ये पुट कर दिया, और dx वैसे का वैसे लिख दिया। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स को मैंने बाहर निकाल दिया, और सिंपली मेरे पास अंदर बचा 5 प्लस एक्स और 3 प्लस एक्स, इनकी मैंने ले ली इंटीग्रेशन। तो ये क्या है, 3 प्लस एक्स है। इसी के साथ क्वेश्चन हमारे पास एक और भी है, उसको भी हम हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेरे पास सवाल क्या है, सवाल ये है, वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर ये मेरे पास क्या था, पहला क्वेश्चन था मेरे पास 6, अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का है। ठीक है, 3 प्लस एक्स, एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी होती है, मगर वो आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। तो आप सिंपली अब देखें, सवाल को फ़िलहाल वैसे का वैसे लिख दें, dx 3 प्लस एक्स, dx 3 प्लस एक्स, ये हमारे पास सवाल का हिस्सा है 1 प्लस 2x। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दो वैल्यूज़ आपको मल्टीप्लाई होती हुई नज़र आ रही हैं। तो जब भी आपको दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती नज़र आ जाएंगी, तो आपने सिंपली क्या काम करना है, आपने सिंपली इनको जो है बाय पार्शियल फ्रैक्शन हल करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, देखो इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दो और लिख दो इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, तो मेरे पास जो है 3 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2x, ये मेरे पास हो गया। इसको आप a/3x लिख दें, और इसको आप लिख दें b/1 प्लस 2x लिख दें। ठीक है, सेम वही काम करो जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, और पिछले क्वेश्चन में आपने a और b की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे भी हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, a और b की वैल्यू निकालने के लिए देखो हमारे पास ये जो टर्म नज़र आ रही है ना, आपको दो इक्वेशन नज़र आ रही हैं, इसी से आप मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 2 को, चाहे लिख दो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 3 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2x। तो हमारे पास इस पूरे को आप यहाँ मल्टीप्लाई करो, आपको साफ नज़र आ रहा है 3 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स से कट जाएगा, 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x से कट जाएगा। मेरे पास सिंपली यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 प्लस एक्स से कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x इंटू a बचेगा। और ये यहाँ पे देखें 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x से कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, 3 प्लस एक्स बचेगा। तो ये स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि मैंने इस पूरी इक्वेशन को जो है ना यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x से कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, सिंपली 3 प्लस एक्स बचेगा, और क्या बचेगा, b इज इक्वल्स टू b बचेगा। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपने b की वैल्यू निकालनी है तो क्या काम करेंगे, a की इक्वेशन को 0 के बराबर पुट करेंगे, और अगर आप a की वैल्यू निकाल लेंगे तो आप इसको जो है 0 के बराबर पुट करेंगे। तो फिलहाल मैं a की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, a की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इस इक्वेशन को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो
3 + x इज इक्वल्स टू जो है हमारे पास क्या है, 0 है। x को वहाँ ले जाते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास -3। ठीक है, तो इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 वैसे का वैसे ही, और बराबर ये 1 वैसे का वैसे ही। 2 जब -3 से मल्टीपल के कर देते हैं इसको, -3, अब एक स्टेप बढ़ है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, मतलब मैंने 2 वैसे का वैसे लिखा, x जगह -3 लिख दिया, और a वैसे का वैसे, और ये 3 -3 इंटू b, ये तो वैसे 0 हो जाएगा। 3 - 3 0 के बराबर होता है, 0 b से मल्टीप्लाई खाएगा 0। ये देखें, ये मेरे पास क्या है, 1 - 6 हो जाएगा, नफ़ी जमा नफ़ी होता है, 2 × 6 इंटू a, तो मेरे पास आएगी 1 = ये 1 वैसे का वैसे -5a। ठीक है, तो इसको आप फिर मज़ीद ऐसे लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 को नीचे ले जाओ और माइनस को दूसरी साइड पे ले जाओ, तो मेरे पास यहाँ सिर्फ बचेगा a। 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा 1 के, और माइनस को उधर ले जाते हैं। ठीक है, a की वैल्यू आ गई मेरे पास। इस तरह आप b की वैल्यू भी निकाल लो। तो b की वैल्यू को निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू तो मेरे पास आ गया, मैं b की वैल्यू निकालने के लिए काम करने लगा हूँ। 1 + 2x = 0। ठीक है, तो ये देखो 2x यहाँ रह जाएगा, और 1 को वहाँ ले जाते हैं, -1 हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, x की वैल्यू क्या बन जाएगी, -1/2, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम आते हैं आगे, ये देखें, इस इक्वेशन को लिखते हैं 1 मेरे पास वैसे का वैसे ही, और इसके अलावा यहाँ पे देखो ये इक्वल का साइन डाल दिया, 1 प्लस का साइन लगा दो 2, और ये मेरे पास x की जगह पे क्या आएगा, -1/2। ठीक है, ये आ गया a, और b की जगह पे पुट कर दो, ये प्लस का साइन वैसे का वैसे लिख दो 3, और प्लस का साइन वैसे का वैसे लिख दिया मैंने, और x की जगह पे क्या पुट करने लगा हूँ, -1/2, और ये टोटल के ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, b 1 आ जाएगा। ये देखो 2 2 से कट जाएगा, और 1 - 1 आपको फिर पता है कि किसके बराबर होता है। मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में मसला ना बने। 1 - नफ़ी जमा नफ़ी, ये नफ़ी आ जाएगा, ये 1 वैसे का वैसे इंटू a। ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ गया, नफ़ी जमा नफ़ी, यहाँ प्लस का साइन आएगा, ये वाला प्लस, ये आ गया मेरे पास प्लस, और फिर जो है देखें 3 - 1/2 इंटू b, ये पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, जो कि 1 - 1 0, 0 a से मल्टीप्लाई करेगा 0, यहाँ बचा सिर्फ 1, और ये जो है यहाँ ले लोगे आप LCM। ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका LCM 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, 5/2 इंटू b। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके b की वैल्यू निकाल लो, तो 2 की वैल्यू वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और b की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/5। ठीक है, तो मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई है और b की वैल्यू भी आ गई है। तो ये सारा जो है मैंने किसके लिए किया है, इसको क्रॉस सारा पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू इसको हल करके मैंने a और b की वैल्यू निकाल ली है। अब देखें यही वाली इक्वेशन उठाते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 थी क्या, वो ये थी 1 + 3 + x
और मेरे पास क्या थी 1 + 2x, ठीक है, ब्रैकेट में थी 1 + 2x, और ऊपर था a की वैल्यू मैं निकाल चुका था, क्या था -1/5, -1/5 और ये 3 + x वैसे का वैसे, ये देखो, ठीक है। मैं ये जस्ट यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3 + x। इस तरह b की वैल्यू 2/5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 2x। तो देखें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1/5 × 3 + x, और ये क्या है 2/5 × 1 + 2x। क्लियर हो गया। अब आपके पास सवाल ये था, पार्शियल फ्रैक्शन के मुताबिक मैंने इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को जो है मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मैं सवाल को वापस लिखता हूँ और मेरे पास क्या है dx 3 + x × 1 + 2x। dx को वैसे का वैसे रहने दो, हमारे पास क्या बचा 1/3 + x × 1 + 2x, और उसकी जगह पे हमें ये इक्वेशन हासिल हुई है, उसको हम लिखने लगे हैं। तो 1/3 + x × 1 + 2x, 1 + 2x की जगह पे हम ये पुट करने लगे हैं -1/5 3 + x, ठीक है, और इंटू +2/5 1 + 2x, और होल के बाहर आपने क्या लिख देना है dx, ठीक है। तो 1/3 + x × 1 + 2x की जगह पे हमने क्या लिख दिया, ये पूरी की पूरी इक्वेशन लिख दी। अब जो है आपने क्या काम करना है, अब इसकी जो है हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन अलग अलग से ले लेते हैं। ये मेरे पास आएगी -1/5 × 3 + x × dx, ठीक है, ये एक इंटीग्रेशन आ गई। और दूसरी इंटीग्रेशन हम अलग से ले लेते हैं, इसकी इंटीग्रेशन 2/5 1 + 2x, ठीक है, और dx। क्लियर हो गया। कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले आते हैं, -1/5 बाहर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 1/3 + x × dx, और 2/5 जो है हम बाहर निकाल लेते हैं। मेरे पास क्या बचेगा 1 + 2x, ठीक है, यहाँ तक आ गया × dx। अब आपको साफ नज़र आ रहा है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप सिंपली नीचे वाले का क्या ले लोगे, लॉग ले लोगे, ठीक है। 3 + x का नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, नीचे वाले का लॉग ले लिया जाता है। देखो नीचे वाले का हम लॉग ले रहे हैं, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो मौजूद है, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या काम करना है, नीचे वाले का लॉग ले लेना है, -1/5 वैसे का वैसे log 3 + x, और 2/5 वैसे का वैसे log 1 + 2x + c। तो ये हमारे पास जवाब है। तो आई थिंक आपको बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो है इंटीग्रेशन के जो है सवाल समझ आ चुके होंगे। अब हम चलते हैं इक्वेशंस ऑफ लाइंस की तरफ। हाँ जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरफ, जिसमें हम इक्वेशंस ऑफ लाइंस को जो है स्टडी करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि वो हमें दे रहा है p की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8, और मुझे वो दे रहा है p की वैल्यू किसके बराबर, 5 के बराबर, और अल्फ़ा की वैल्यू दे रहा है मुझे किसके बराबर, 45 डिग्री के बराबर। तो कहता है आपने क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है।
देखें, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ना, एक बड़ा डिटेल्ड टॉपिक है। हमने सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने हैं, तो इस वजह से हमें सिर्फ 2 इक्वेशंस को ही देखना है। ज़्यादा जो है हमने इस डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जब भी आपको पी की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू दे दी गई हो, ठीक है, तो आपने एक नई इक्वेशन लिखनी है। वो कौन सी इक्वेशन है? वो हमारे पास इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ लाइन इन या विद नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन मैं आपको बताने लगा हूँ। तो पहले तो आप लिख दें इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। वो कौन सी इक्वेशन होती है? वो हमारे पास ये इक्वेशन होती है। सिंपल सी इक्वेशन है, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। कॉज अल्फ़ा, एक्स कॉज अल्फ़ा आपने लिखना है। एक्स कॉज अल्फ़ा वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा जब भी पी और अल्फ़ा की वैल्यू दी हो तो आपने कौन सी इक्वेशन लिखनी है? इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, वैसे तो इक्वेशन ऑफ लाइंस की कई फॉर्म्स हैं, हमने कौन सी फॉर्म ले ली? नॉर्मल फॉर्म ले ली, चूँकि वो जो है हमें एक जो वैल्यू दी हुई है वो पी और अल्फ़ा के लिहाज से दी हुई है। तो मैं यहाँ पर कॉस अल्फ़ा की जगह पे मैं 45 डिग्री पुट कर देता हूँ। इस तरीके से वाई वैसे का वैसे, और यहाँ पे भी अल्फ़ा की जगह पर मैं 45 डिग्री पुट कर देता हूँ, और ये आ जाएगा मेरे पास क्या? सिंप्लीफाई, पी की जगह पर 5। कॉस 45 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1/√2 के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास y जो बराबर होता है किसके? y वैसे का वैसे ही, और साइन 45 डिग्री भी जो है किसके बराबर होता है? 1/√2 के बराबर होता है, और ये 5 वैसे का वैसे। 1/√2 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, बाहर निकाल देते हैं x + y वैसे का वैसे ही। ठीक है ना, मतलब मैंने 1/√2 को जो क्या ले लिया है? कॉमन ले लिया है। 5 वैसे का वैसे। अब सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको वहाँ ले जाते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5/√2। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है। तो ये हमारे पास क्या है? जवाब है। इस तरीके से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसमें आपने सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है और आपका सवाल बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है एक नया सवाल, जिसमें वो कह रहा है कि आपने इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके जाना है। रिड्यूस, क्वेश्चन नंबर 9 है। रिड्यूस सवाल हमारे पास ऐसे है, रिड्यूस 4x + 3y -12 is equals to 0 into normal form। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सवाल है। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। किसकी तरफ आते हैं? सॉल्यूशन की तरफ। अब ज़रा गौर कीजिएगा, इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, 4x + 3y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये माइनस वहाँ जाके पॉजिटिव का बन जाएगा। यहाँ मुझे a की वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है मेरे पास? 4, और मुझे b की वैल्यू भी दी हुई है, वो कितनी है? 3। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे? एक नई वैल्यू निकाल लेंगे, और वो वैल्यू कौन सी होगी? हमारे पास p की वैल्यू होगी।
ठीक है। पी की वैल्यू वो क्या करना है, आपने ए का स्क्वायर ले लेना है और आपने क्या काम करना है, बी का स्क्वायर ले लेना है। ठीक है। और ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ले लोगे आप और बी का स्क्वायर आप 3 का स्क्वायर ले लोगे। ये बन जाएगा 16 और 9 इज इक्वल्स टू 25। ठीक है। इसका जवाब क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। पी का जवाब आ गया 5। अब आपने इसको चूँकि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप क्या काम करोगे, इक्वेशन नंबर 1 को आप क्या काम करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे। क्या डिवाइड कर दोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 1 को मैं 5 से डिवाइड करने लगा हूँ। 4x/5 लिख दें बेशक, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1/5। 4x/5 हो जाएगा, 3y/5 हो जाएगा और 12/5 हो जाएगा। ठीक है। x को साइड पर रखते हैं 4/5, y को साइड पर रखते हैं 3/5 और ये हमारे पास 12/5। तो ये हमने इसको x, y और एक कांस्टेंट वैल्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, नॉर्मल फॉर्म बन गई। ठीक है। तो हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है। तो ये गौर करना है आपने ज़रा। देखिए सवाल आपको ऐसा दिया गया होगा, आपने क्या काम करना है, 4x को वैसे का वैसे ही लिख दिया और क्या है, आपने 3y को वैसे का वैसे ही लिख दिया और जो है -12 को वहाँ ले गए तो ये पॉजिटिव का 12 बन गया। a की वैल्यू हमारे पास 4 है, b की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करोगे, p की वैल्यू निकालोगे। a और b की वैल्यू से आप p की वैल्यू निकालोगे। ठीक है। अंडर रूट ले लोगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। a की वैल्यू 4 थी, b की वैल्यू 3 थी, दोनों का स्क्वायर ले लिया। ये आ गया 16, ये आ गया 9। इसका अंडर रूट ले लोगे 25, 25 का अंडर रूट किया इसके बराबर होता है 5 के बराबर। ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, पूरी इक्वेशन नंबर 1 को आपने 5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है। 5 से डिवाइड कर दोगे तो 4x/5, 3y/5 और 12/5। ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, ये जो हमारे पास डिजिट्स वाली वैल्यू है इनको साइड पे कर देना है आपने। 4/5 को साइड पे रख दिया, 3/5 को साइड पे रख दिया। ठीक है। तो ये जो है हमारे पास जवाब आएगा और ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। पे आज हमारी जो है मैथ का पोर्शन ख़त्म होता है। ठीक है। तो देखें मैंने आपको डेरिवेटिव से क्वेश्चन कराए, फंक्शंस के, लिमिट्स के, इंटीग्रेशन के और कुछ 2 क्वेश्चन तकरीबन मैंने किससे कराए, इक्वेशंस ऑफ लाइन के। देखें मेरा मकसद था आपको कंसेप्ट देने का और आपके कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। अगर इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन मेरे से मिस हो गए हों तो देखें मैं आपको कंसेप्ट दे चुका हूँ, तो आप उन क्वेश्चंस को ख़ुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।